हर युग में कुछ ऐसे कलाकार जन्म लेते हैं जो केवल अभिनय नहीं करते बल्कि अपने समय की पहचान बन जाते हैं। उनकी हर फिल्म एक घटना बन जाती है, उनका हर निर्णय चर्चा का विषय बन जाता है और उनके जीवन का हर उतार चढ़ाव लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और बहस का कारण बनता है। आमिर खान ऐसा ही एक नाम है। उन्हें केवल एक सफल अभिनेता कहना उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने अपने काम से यह सिद्ध किया कि लोकप्रियता केवल अधिक फिल्में करने से नहीं मिलती बल्कि हर भूमिका में पूरी ईमानदारी और समर्पण से उतरने से मिलती है। यही कारण है कि उन्हें पूर्णता का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन यह कहानी केवल सफलता की नहीं है। यह कहानी संघर्ष, साहस, रिश्तों, विवादों, निर्णयों, असफलताओं और बार बार स्वयं को नए रूप में स्थापित करने की भी है। आज जब लोग आमिर खान को देखते हैं तो उन्हें करोड़ों दर्शकों का प्रिय अभिनेता, सफल निर्माता और प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाई देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चमकदार पहचान के पीछे आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक तनाव, लंबे संघर्ष और अनेक कठिन निर्णयों का इतिहास छिपा हुआ है। एक ऐसा इतिहास जिसने एक साधारण से लड़के को भारतीय चलचित्र जगत के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में बदल दिया। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ। उनके पिता ताहिर हुसैन चलचित्र निर्माता थे और माता जीनत हुसैन गृहिणी थीं। उनका परिवार कई पीढ़ियों से चलचित्र जगत से जुड़ा हुआ था। उनके चाचा नासिर हुसैन अपने समय के प्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और निर्माता थे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि चलचित्र परिवार में जन्म लेने वाला यह बालक बहुत सुविधाओं के बीच बड़ा होगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। उस समय ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित कई चलचित्र अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सके। आर्थिक स्थिति लगातार डगमगाती रही। परिवार को अनेक बार कर्ज और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। घर का वातावरण ऐसा था जहां बच्चों को कम उम्र में ही यह समझ आ गया था कि प्रसिद्धि का अर्थ हमेशा आर्थिक सुरक्षा नहीं होता। आमिर ने बाद में अनेक साक्षात्कारों में बताया कि कई बार घर के बाहर कर्ज देने वाले लोग आकर पैसे मांगते थे और यह दृश्य उनके बाल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाता था। उन्होंने बहुत छोटी आयु में यह सीख लिया कि धन कमाना जितना कठिन है, उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के विद्यालयों में हुई। पढ़ाई में वे सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। विशेष रूप से टेनिस उन्हें बहुत प्रिय था। किशोरावस्था में उन्होंने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि शायद उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। चलचित्रों से उनका पहला परिचय बहुत कम आयु में ही हो गया था। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तब 1973 में प्रदर्शित चलचित्र यादों की बारात में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही बाल कलाकार आगे चलकर भारतीय चलचित्र इतिहास का सबसे प्रभावशाली चेहरा बनेगा। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक अभिनय से दूरी बनाए रखी और अपनी पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान दिया। किशोर अवस्था में आमिर का झुकाव रंगमंच की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने अपने मित्रों के साथ नाट्य प्रस्तुतियों में भाग लेना शुरू किया। मंच पर अभिनय करते हुए उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि अभिनय केवल संवाद बोलना नहीं, बल्कि भावनाओं को जीना है। यही अनुभव आगे चलकर उनकी अभिनय शैली की सबसे बड़ी पहचान बना। 1984 में उन्होंने केतन मेहता द्वारा निर्देशित चलचित्र होली में एक छोटी भूमिका निभाई। चलचित्र व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने उन्हें चलचित्र निर्माण की प्रक्रिया को नज़दीक से समझने का अवसर दिया। इसी समय वे अपने चाचा नासिर हुसैन के साथ सहायक के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने कैमरे के पीछे की दुनिया को समझा, पटकथा, संपादन और निर्देशन की बारीकियों को देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके संपूर्ण दृष्टिकोण की नींव बना। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नासिर हुसैन ने अपने पुत्र मंसूर खान के निर्देशन में बनने वाले चलचित्र कयामत से कयामत तक के लिए उन्हें मुख्य भूमिका में चुना। यह निर्णय जोखिम भरा था, क्योंकि उस समय आमिर एक नए चेहरे के रूप में जाने जाते थे। चलचित्र की नायिका जूही चावला भी अपने करियर के प्रारंभिक दौर में थीं। किसी को अनुमान नहीं था कि यह चलचित्र भारतीय सिनेमा की दिशा बदल देगा। 1988 में जब यह चलचित्र प्रदर्शित हुआ तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। प्रेम कहानी, मधुर संगीत और आमिर के सहज अभिनय ने युवाओं के दिलों में विशेष स्थान बना लिया। चलचित्र ने व्यावसायिक सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और आमिर रातों रात देश के सबसे चर्चित युवा अभिनेता बन गए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का सम्मान मिला और उद्योग को एक नया सितारा प्राप्त हुआ। सफलता मिलने के बाद अधिकांश कलाकार अधिक से अधिक चलचित्र स्वीकार कर लेते हैं,
लेकिन आमिर ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने केवल वही कथाएं स्वीकार की जिन पर उन्हें विश्वास था। यह निर्णय उस समय असामान्य माना जाता था। कई निर्माता उनसे नाराज भी हुए, क्योंकि वे एक साथ अनेक चलचित्र करने से इनकार कर देते थे। लेकिन आमिर का मानना था कि दर्शकों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। 1989 में राख जैसी गंभीर कथा में उनका अभिनय देखकर समीक्षकों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि यह अभिनेता केवल प्रेम कहानियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद दिल, जो जीता वही सिकंदर, हम हैं राही प्यार के, अंदाज अपना अपना, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, गुलाम और लगान जैसी फिल्मों ने उन्हें लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर चलचित्र में उन्होंने स्वयं को पहले से अलग रूप में प्रस्तुत किया। विशेष रूप से जो जीता वही सिकंदर में एक लापरवाह युवक से जिम्मेदार विजेता बनने की यात्रा, सरफरोश में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का साहस और लगान में ग्रामीण किसान के रूप में उनका अभिनय दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक अभिनेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि उसके पात्रों की विविधता होती है। लगान केवल एक सफल चलचित्र नहीं था, बल्कि भारतीय चलचित्रों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इस चलचित्र का निर्माण स्वयं आमिर ने किया। उस समय बहुत लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक कथा बनाना आर्थिक दृष्टि से जोखिम भरा है, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास पर भरोसा रखा। चलचित्र ने देश और विदेश दोनों स्थानों पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके साथ ही आमिर केवल अभिनेता नहीं रहे, बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता के रूप में भी स्थापित हो गए। यहीं से उनके करियर का वह दौर प्रारंभ हुआ जब प्रत्येक नई फिल्म एक विशेष घटना बन जाती थी। दर्शकों को विश्वास हो गया था कि यदि किसी चलचित्र में आमिर खान हैं तो उसमें कुछ नया अवश्य होगा। यह विश्वास वर्षों की मेहनत, अनुशासन और गुणवत्ता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम था। लेकिन जितनी तेजी से उनका व्यावसायिक जीवन नई ऊंचाइयों को छू रहा था, उतनी ही जटिलताएं उनके निजी जीवन में धीरे धीरे जन्म ले रही थीं। आने वाले वर्षों में उनके रिश्ते, उनके निर्णय और उनके निजी संघर्ष उनके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। आमिर खान का सार्वजनिक जीवन जितना अनुशासित और नियंत्रित दिखाई देता था, उनका निजी जीवन उतना ही भावनात्मक, जटिल और कई बार अप्रत्याशित मोड़ों से भरा हुआ था। अभिनय की दुनिया में वे हर भूमिका को पूरी तैयारी के साथ निभाते थे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में उन्हें वही चुनौतियां मिलीं जिनसे एक सामान्य मनुष्य गुजरता है। सफलता, प्रसिद्धि और निरंतर व्यस्तता के बीच प्रेम, विवाह, परिवार और निजी संबंधों को संतुलित रखना उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय बन गया। युवा अवस्था में आमिर खान की मुलाकात रीना दत्ता से हुई। रीना उनके पड़ोस में रहती थीं और दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। धीरे धीरे ये परिचय गहरे प्रेम में बदल गया। उस समय आमिर अपने करियर के शुरुआंभिक संघर्ष में थे और रीना उनके जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा बन चुकी थीं। परिवारों की सहमति न मिलने के कारण दोनों ने 18 अप्रैल 1986 को विवाह कर लिया। उस समय आमिर की आयु केवल 21 वर्ष थी और उनका करियर अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। विवाह के बाद रीना ने आमिर के संघर्ष और सफलता दोनों दौरों में उनका साथ दिया। जब कयामत से कयामत तक बन रही थी, तब रीना पर्दे के पीछे रहकर अनेक व्यावहारिक जिम्मेदारियां संभालती थीं। बाद में लगान जैसी महत्वाकांक्षी फिल्म के निर्माण में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। इस विवाह से उनके 2 बच्चे हुए, पुत्र जुनैद और पुत्री इरा। आमिर अपने बच्चों से गहरा लगाव रखते थे और व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनके साथ समय बिताने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे जैसे आमिर का करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा, उनके वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ने लगीं। लगातार शूटिंग, विदेश यात्राएं, मानसिक दबाव और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में परिवर्तन ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया। कई वर्षों तक दोनों ने अपने संबंधों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्होंने यह स्वीकार किया कि साथ रहना अब दोनों के लिए उचित नहीं है। दिसंबर 2002 में आमिर और रीना ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का निर्णय लिया। यह समाचार पूरे देश के लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि उन्हें एक आदर्श दंपति माना जाता था। विवाह विच्छेद के बाद आमिर ने सार्वजनिक रूप से बहुत कम बातें कहीं। उन्होंने हमेशा रीना के प्रति सम्मान व्यक्त किया और यह भी कहा कि वे उनके जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगी। दोनों ने अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मिलकर निभाई। यही कारण था कि अलग होने के बाद भी उनके संबंध कटु नहीं हुए। इसी दौर में आमिर के जीवन में किरण राव का प्रवेश हुआ। किरण चलचित्र निर्माण की दुनिया से जुड़ी हुई थीं।
और लगान के निर्माण के दौरान दोनों की पहचान हुई। प्रारंभ में यह केवल पेशेवर परिचय था, लेकिन समय के साथ यह संबंध गहरी मित्रता और फिर प्रेम में बदल गया। आमिर ने बाद में स्वीकार किया कि किरण के साथ बातचीत करते हुए उन्हें मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन का अनुभव होता था। 28 दिसंबर 2005 को आमिर और किरण राव ने विवाह किया। यह विवाह अपेक्षाकृत सादा था और दोनों ने इसे निजी समारोह के रूप में संपन्न किया। विवाह के बाद किरण केवल जीवन साथी नहीं रही, बल्कि आमिर की रचनात्मक सहयोगी भी बन गई। उन्होंने कई फिल्मों और सामाजिक परियोजनाओं में साथ काम किया। दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम आजाद रखा गया। उसका जन्म कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जिसके बारे में आमिर और किरण ने खुलकर बात की और इसे समाज के सामने सहजता के साथ स्वीकार किया। इस विवाह के दौरान आमिर के व्यक्तित्व में एक अलग परिवर्तन दिखाई दिया। वे पहले की तुलना में अधिक सामाजिक, अधिक विचारशील और अधिक प्रयोगधर्मी दिखाई देने लगे। तारे जमीन पर, धोबी घाट, पीपली लाइव और सत्यमेव जयते जैसे कार्यों में किरण की रचनात्मक उपस्थिति को कई समीक्षकों ने महत्वपूर्ण माना। दोनों का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि विचारों और कला का भी साझेदारी वाला संबंध था। हालांकि जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने संयुक्त रूप से यह घोषणा की कि वे वैवाहिक जीवन समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका रिश्ता समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका स्वरूप बदल रहा है। वे अपने पुत्र आजाद की परवरिश साथ मिलकर करेंगे और पेशेवर रूप से भी सहयोग जारी रखेंगे। ये घोषणा भारतीय समाज में एक अलग प्रकार की चर्चा का विषय बनी, क्योंकि दोनों ने अलगाव को सम्मानजनक और परिपक्व तरीके से प्रस्तुत किया। आमिर के पारिवारिक रिश्तों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि उन्होंने अपने दोनों विवाहों के बाद भी अपने बच्चों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी। जुनैद खान को उन्होंने अभिनय की दुनिया में आने के लिए किसी विशेषाधिकार का लाभ नहीं दिया। जुनैद ने रंगमंच में लंबे समय तक काम किया और बाद में चलचित्रों में प्रवेश किया। ईरा खान ने अभिनय के बजाय निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाई। आमिर ने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा कि वे अपने बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार देना चाहते हैं। जहां तक विवादों का प्रश्न है, आमिर खान का करियर जितना सफल रहा, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। उनका सबसे बड़ा विवाद नवंबर 2015 में सामने आया, जब उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने एक समय देश छोड़ने की संभावना पर भी विचार किया था। यह बयान तत्काल राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। अनेक राजनीतिक संगठनों ने उनका विरोध किया। उनके विज्ञापनों का बहिष्कार करने की मांग उठी और सामाजिक माध्यमों पर उनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया। इस विवाद का प्रभाव केवल उनकी छवि तक सीमित नहीं रहा। कई लोगों ने उनकी देशभक्ति पर प्रश्न उठाए, जबकि उनके समर्थकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। आमिर ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य देश का अपमान करना नहीं था, बल्कि सामाजिक चिंताओं को व्यक्त करना था। फिर भी यह घटना उनके करियर का सबसे बड़ा सार्वजनिक विवाद मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पीपली लाइव के निर्माण के दौरान निर्देशक अनुषा रिजवी के साथ मतभेदों की खबरें सामने आईं। धूम 3 और पीके जैसी फिल्मों के दौरान भी उनकी कार्यशैली को लेकर कई चर्चाएं हुईं। उद्योग में उन्हें अत्यंत पूर्णतावादी माना जाता था। वे पटकथा, संपादन, प्रचार और प्रस्तुति के प्रत्येक पहलू में गहरी रुचि लेते थे। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण था, जबकि कुछ लोगों के लिए अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति। पीके के प्रदर्शन के बाद धार्मिक भावनाओं को लेकर भी व्यापक विवाद हुआ। कई संगठनों ने फिल्म का विरोध किया, प्रदर्शन रोके जाने की मांग की और आमिर को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया। लेकिन दूसरी ओर फिल्म ने अभूतपूर्व व्यावसायिक सफलता प्राप्त की और भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। संपत्ति के मामले में आमिर खान भारतीय चलचित्र जगत के सबसे समृद्ध कलाकारों में गिने जाते हैं। उनकी आय केवल अभिनय से नहीं आती, बल्कि निर्माण, विज्ञापन, निवेश और बौद्धिक संपदा से भी आती है। मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में उनका प्रमुख निवास है, जहां वे कई वर्षों से रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के पंचगनी क्षेत्र में उनका एक विशाल फार्म हाउस भी है, जहां वे अक्सर परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं। यह स्थान उनके लिए मानसिक विश्राम और रचनात्मक एकांत का केंद्र माना जाता है। उन्होंने अपने करियर में बहुत कम फिल्में की, लेकिन प्रत्येक फिल्म के लिए अत्यधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया। कई अवसरों पर उन्होंने निश्चित पारिश्रमिक के बजाय फिल्म के लाभ में हिस्सेदारी का मॉडल अपनाया। 3 इडियट्स, पीके, दंगल और अन्य सफल फिल्मों ने उन्हें असाधारण आर्थिक सफलता दिलाई।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विशेष रूप से चीन में उनकी फिल्मों की लोकप्रियता ने उनकी आय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन आर्थिक सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण वह निर्णय था जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। यह निर्णय था कम फिल्में करने का। 1990 के दशक के अंत तक आमिर वर्ष में कई फिल्में करते थे, लेकिन लगान के बाद उन्होंने अपने काम की गति पूरी तरह बदल दी। वे कई वर्षों तक एक ही फिल्म पर काम करने लगे। यह जोखिम भरा निर्णय था, क्योंकि यदि एक फिल्म असफल होती तो कई वर्षों का समय और निवेश प्रभावित हो सकता था। लेकिन उन्होंने मात्रा के बजाय गुणवत्ता को चुना। इसी निर्णय ने तारे ज़मीन पर, गजनी, 3 इडियट्स, पीके और दंगल जैसी फिल्मों को जन्म दिया। हर फिल्म के लिए उन्होंने अपने शरीर, आवाज़, व्यवहार और मानसिक तैयारी पर महीनों तक काम किया। दंगल के लिए उन्होंने पहले अपना वजन बहुत बढ़ाया और फिर उसे कम किया। यह समर्पण दर्शकों के लिए प्रेरणा और उद्योग के लिए मानक बन गया। यहीं से आमिर केवल अभिनेता नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी संस्था बन गए जिनकी प्रत्येक फिल्म से सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक अपेक्षाएं जुड़ गईं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही कठिन परीक्षा भी होती है। आने वाले वर्षों में उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना था जो उनके लंबे समय से बने हुए अजेय व्यक्तित्व को पहली बार गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली थी। वही दौर उनके करियर का वास्तविक निर्णायक मोड़ और उसके बाद आने वाली गिरावट की शुरुआत बनने वाला था। जब कोई कलाकार लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती असफलता नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई अपेक्षाओं पर खरा उतरना होती है। आमिर खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्षों तक उनकी प्रत्येक फिल्म केवल एक चलचित्र नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन जाती थी। दर्शकों को विश्वास हो गया था कि यदि आमिर किसी कहानी का हिस्सा हैं, तो वह साधारण नहीं होगी। यही विश्वास धीरे धीरे उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। दंगल की ऐतिहासिक सफलता के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आमिर अपने करियर के ऐसे शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देश ही नहीं, विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। विशेष रूप से चीन में उनकी फिल्मों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चलचित्रों के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने लगे। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि सफलता जितनी ऊंची होती है, उसके बाद आने वाली ठोकर उतनी ही गहरी महसूस होती है। अगला बड़ा दांव था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस चलचित्र में पहली बार आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक साथ दिखाई देने वाले थे। निर्माण पर भारी धनराशि खर्च की गई, विशाल सेट बनाए गए, आधुनिक दृश्य प्रभावों का उपयोग हुआ और प्रदर्शन से पहले ही इसे वर्ष की सबसे बड़ी फिल्म माना जाने लगा। दर्शकों की उत्सुकता इतनी अधिक थी कि अग्रिम टिकटों की बिक्री ने अनेक नए कीर्तिमान बनाए। लेकिन जब चलचित्र प्रदर्शित हुआ तो प्रारंभिक भीड़ के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया तेजी से बदलने लगी। लोगों ने कहानी को कमजोर बताया, पात्रों से जुड़ाव महसूस नहीं किया और चलचित्र अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। पहले दिन की शानदार कमाई के बावजूद अगले दिनों में दर्शकों की संख्या लगातार घटती चली गई। यह आमिर खान के लंबे करियर की सबसे बड़ी व्यावसायिक निराशाओं में से एक बन गया। इस असफलता के बाद आमिर ने वही किया जो उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में वे सफल नहीं रहे। उन्होंने किसी लेखक, निर्देशक या सहकलाकार पर दोष नहीं डाला। उन्होंने कहा कि यदि दर्शक निराश हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। यह स्वीकारोक्ति बहुत कम बड़े कलाकारों में देखने को मिलती है। इसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में नई फिल्म स्वीकार करने के बजाय स्वयं को समय दिया। उन्होंने लंबी बैठकों में भाग लिया, अनेक नई कहानियां सुनी और अंततः लाल सिंह चड्ढा को चुना। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अपनी सरलता, ईमानदारी और निष्कपट स्वभाव से जीवन की कठिन यात्राएं तय करता है। आमिर को विश्वास था कि यह कहानी भारतीय दर्शकों के हृदय को अवश्य छुएगी। इस चलचित्र के निर्माण में कई वर्ष लगे। उन्होंने अपने अभिनय, भाषा, शारीरिक हावभाव और भावनात्मक प्रस्तुति पर लंबे समय तक काम किया। महामारी के कारण निर्माण कार्य कई बार रुका, प्रदर्शन की तिथि भी कई बार बदली। इस बीच सामाजिक माध्यमों पर वर्षों पहले दिए गए उनके कुछ सार्वजनिक बयानों को फिर से चर्चा में लाया गया। चलचित्र के बहिष्कार की मांग करने वाले अभियान चलने लगे। दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना था कि किसी फिल्म का मूल्यांकन उसके विषय और गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए। जब लाल सिंह चड्ढा प्रदर्शित हुई तब उसे समीक्षकों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने आमिर के समर्पण और भावनात्मक अभिनय की प्रशंसा की, जबकि अनेक दर्शकों को चलचित्र अपेक्षित स्तर का नहीं लगा।
विवादों, सामाजिक माध्यमों पर चल रहे अभियानों और दर्शकों की सीमित प्रतिक्रिया का प्रभाव उसकी कमाई पर भी पड़ा। अंततः यह फिल्म भी उस सफलता तक नहीं पहुंच सकी जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। लगातार दूसरी बड़ी असफलता ने पहली बार यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या आमिर खान का स्वर्णिम दौर समाप्त हो रहा है। इसी समय उनके निजी जीवन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद उन्होंने और किरण राव ने यह निर्णय लिया कि वे पति पत्नी के रूप में आगे नहीं रहेंगे। यह निर्णय अचानक नहीं था, बल्कि लंबे विचार विमर्श के बाद लिया गया था। दोनों ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर स्पष्ट किया कि उनके बीच सम्मान, मित्रता और सहयोग पहले की तरह बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका सबसे बड़ा दायित्व अपने पुत्र का पालन पोषण है, जिसे वे मिलकर निभाएंगे। इस घोषणा ने अनेक लोगों को आश्चर्यचकित किया, लेकिन जिस परिपक्वता के साथ दोनों ने अपने संबंधों को संभाला, उसने यह भी दिखाया कि हर रिश्ता केवल विवाह तक सीमित नहीं होता। अलग होने के बाद भी वे अनेक परियोजनाओं में साथ दिखाई दिए और पारिवारिक जिम्मेदारियां साझा करते रहे। लगातार व्यावसायिक और निजी परिवर्तनों के बाद आमिर ने अभिनय से कुछ समय का विराम लेने का निर्णय किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कई दशकों से उनका अधिकांश समय केवल चलचित्रों को समर्पित रहा था और इस कारण परिवार तथा स्वयं के लिए समय बहुत कम बचा। उन्होंने कहा कि अब वे अपने बच्चों, अपने निकट संबंधों और अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक समय देना चाहते हैं। यह निर्णय उनके प्रशंसकों के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि वे हमेशा काम में डूबे रहने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते थे। इस विराम के दौरान उन्होंने आत्ममंथन किया। उन्होंने नए कलाकारों के साथ बातचीत की, नई कहानियां पढ़ीं और निर्माता के रूप में सक्रिय बने रहे। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि बदलते समय में दर्शकों की अपेक्षाएं किस प्रकार बदल रही हैं। उनके लिए यह केवल विश्राम का समय नहीं था, बल्कि स्वयं को नए रूप में तैयार करने का अवसर भी था। धीरे धीरे उन्होंने फिर से रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। अब उनका दृष्टिकोण पहले से अधिक संतुलित दिखाई देता है। वे केवल सफल फिल्म बनाने की नहीं, बल्कि ऐसी कहानियों का हिस्सा बनने की बात करते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतर सकें। उनके निकट सहयोगियों का कहना है कि आज का आमिर पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान, अधिक शांत और अधिक आत्मविश्लेषी हो चुका है। यदि उनकी विरासत की बात की जाए तो उसे केवल पुरस्कारों, कमाई या लोकप्रियता से नहीं आंका जा सकता। उन्होंने भारतीय चलचित्रों में विषय चयन, अभिनय की तैयारी और गुणवत्ता के प्रति समर्पण का एक नया मानक स्थापित किया। उन्होंने यह दिखाया कि कम फिल्में करके भी लंबे समय तक दर्शकों के मन में स्थान बनाया जा सकता है। उन्होंने अनेक सामाजिक विषयों को मुख्यधारा के सिनेमा तक पहुंचाया और यह विश्वास दिलाया कि मनोरंजन के साथ विचार भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आमिर खान की यात्रा यह सिखाती है कि सफलता कभी स्थायी नहीं होती और असफलता भी अंतिम सत्य नहीं होती। हर शिखर के बाद एक परीक्षा आती है और हर गिरावट के बाद उठ खड़े होने का अवसर भी। शायद यही कारण है कि लोग उन्हें केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि निरंतर सीखने वाले कलाकार के रूप में याद करते हैं। जब भी भारतीय चलचित्रों का इतिहास लिखा जाएगा, वहां एक ऐसे कलाकार का उल्लेख अवश्य होगा जिसने भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपना मार्ग स्वयं चुना। उसने अनेक बार जोखिम उठाए, कई बार असफल हुआ, अनेक बार आलोचना का सामना किया, लेकिन हर बार कुछ नया करने का साहस नहीं छोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यदि आपको भी आमिर खान की यह जीवन यात्रा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस कहानी को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। और यदि आप ऐसे ही महान कलाकारों के संघर्ष, सफलता और अनकही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर महान सितारे की चमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे जानना उतना ही आवश्यक है जितना उसकी सफलता को देखना।